बच्चों कि अब आपका अगला लेसन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा रचित हम और हमारा आदर्श। उसमें दिया हुआ तेजस्वी मन के संपादित अंश, अपन इसको पढ़ेंगे। अब इनका जीवन परिचय समझिए कि इनका जन्म मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है। जनता के राष्ट्रपति के रूप में APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता जैनुलाब्दीन एक नौका मालिक एवं मछुआरे थे। इनकी मां का नाम आशिमा था। कलाम जी अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। कलाम जी के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वह पढ़ाई करने के साथ साथ काम भी करते थे। वह अपनी स्कूली शिक्षा का पूरी करने के लिए हर दिन अखबार बेचकर पैसा कमाते थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के एक मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और स्नातक की पढ़ाई सेंटर जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से पूरी की। इनका विवाह देखो, कलाम जी अविवाहित थे। अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO से वैज्ञानिक के रूप में जुड़े। प्रारंभ में उन्होंने छोटे हेलीकॉप्टर डिजाइन करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का हिस्सा होने के कारण इन्हें भारत के महान वैज्ञानिक विक्रम अम्बालाल साराभाई जैसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। 1980 ईस्वी में भारत सरकार ने एक आधुनिक मिसाइल प्रोग्राम अब्दुल कलाम के निर्देशन में शुरू करने का विचार किया और इस कार्य के लिए इन्हें दोबारा DRDO में भेजा। इसके बाद एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम कलाम जी के मुख्य कार्यक्रमों के रूप में शुरू किया गया। अब्दुल कलाम के निर्देशन में ही अग्नि मिसाइल पृथ्वी जैसी मिसाइल का बनना सफल हुआ। कलाम की 2002 ईस्वी में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। इन्होंने दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से मना कर दिया और 25 जुलाई 2007 ईस्वी को अपना राष्ट्रपति पद छोड़ दिया। कलाम जी निम्नलिखित पुस्तकों की रचना की उन्होंने। कौन कौन सी है ये दी हुई तुम्हारा? इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम के 1998, बिगनिंग ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटो बायोग्राफी 1999, अग्नि की उड़ान हिंदी 1999। तो इनकी पुस्तकें दी हुई। डॉक्टर कलाम को अनेक पुस्तकों से सम्मानित किया गया, अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण 1981 में मिला, पद्म भूषण दूसरा मिला इन्हें 1990 में, भारत रत्न से सम्मानित किया 1997 में और वान ब्राउन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2013 में। कलाम जी के उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कलाम की विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। ये भारत के उच्च कोटि के वैज्ञानिक, लोकप्रिय राष्ट्रपति, दार्शनिक सामाजिक सेवी थे, दार्शनिक एवं समाज सेवी थे। ये मानवता के पुजारी एवं भारतीय युवाओं के हृदय सम्राट थे। कलाम जी का संपूर्ण जीवन पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज कलाम जी भले ही जीवित न हो किंतु अपने कार्यों द्वारा संपूर्ण विश्व में अपनी अमिट छाप छोड़ गए हैं। ये इनका जीवन परिचय। अब आपका लेसन देखिए, तेजस्वी मन के संपादित अंश हम और हमारा आदर्श। मैं खास तौर से युवा छात्राओं से ही क्यों मिलता हूँ, ये कलाम जी कह रहे हैं। इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। रामेश्वरम के द्वीप से बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता। आखिर वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका। महत्वाकांक्षा यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया उन्हें कि मेरी महत्वाकांक्षा थी जिससे मैं आगे निकल सका। कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं। मेरा ख्याल है सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। ठीक, बुनियादी यानी कुछ भी चीज़ करने के लिए अपने आप को पहले हमें अपने आप का मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि बुनियादी बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं। उनका जो ईश्वर की देन हुई है, दी हुई है, कि उनका हम हक रखते हैं पाने के लिए, जिससे जो ईश्वर से हमें प्राप्त है। जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार या ज्ञानवान नागरिक
भी कैसे बन सकेंगे। कहने का तात्पर्य अपने अंदर आत्मविश्वास को जागृत करो, जो चीज़ पानी है उसके लिए लग जाओ, तभी आप उस चीज़ को पा सकते हैं। विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि उन राष्ट्रों जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है कि लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया कि मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के रूप में ढल गई, कि यानी कि उनने कुछ ठान लिया कि हमें ऐसा करना है, तब वो ऐसा कर पाए। कि मैं यह नहीं मानता हूँ कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ कि मैं भले ही मेरे पास भले ही कमियाँ हैं, लेकिन मैं सबको सब कुछ देना चाहता हूँ। तो इस चक्कर में मैं आगे बढ़ पाया, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है। यानी आत्मविश्वास बढ़ता है इन चीज़ों से, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। यानी प्रकृति बिल्कुल अमिट छाप छोड़ती है, पूर्ण रूप से लग जाती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम किसी चीज़ में लग जाएंगे तो उसे अवश्य ही हासिल कर लेंगे। तो इसलिए दृढ़ निश्चय करके जो पाना है उसमें लग जाओ। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपको अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे। यानी आप सोच नहीं सकते चीज़ कितनी ऊपर और कितनी ज़्यादा बड़ी है, हम इसका अंत नहीं देख सकते। तो वो चीज़ हम भी कर सकते हैं। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। इसलिए जब हमने यह जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, वे एक दूसरे से पूरा तादाद में रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। यानी कि हम हर चीज़ को अच्छी तरीके से, नई तरीके से सोच करके उसे आगे बढ़ सकते हैं। इसके बावजूद अक्सर हमें यही विश्वास दिलाया जाता है कि न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में भी निश्चय रूप से कोई हर्ज नहीं है। यानी कि कम चीज़ों में भी हम गुजारा कर सकते हैं। उन्होंने बहुत अभाव में जीवन व्यतीत किया। महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था, लेकिन जैसा कि उनके साथ था, आपके मामले में भी यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। आपकी ऐसी जीवन शैली इसलिए है क्योंकि इससे वे तमाम ज़रूरतें पूरी होती हैं जो आपके भीतर की गहराइयों से उपजी होती हैं। लेकिन त्याग की प्रतिमूर्ति बनना और जोर जबरदस्ती से चुनना, सहने का गुणगान करना अलग बात है। यानी कि कोई चीज़ हमें नहीं मिली, हम उसका गुणगान करते हैं, ये एक अलग चीज़ है। यानी कि कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो चीज़ हमें नहीं मिली उसे हम कैसा प्राप्त करने की कोशिश करें। हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम रखने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है। उनके सपनों को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे, भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। आप जो कुछ भी करें वह आपके हृदय से किया गया हो। अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें और इस तरह आप अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि युवा व्यक्ति ही हर चीज़ में कामयाब हो सकता है। अगर वो कोशिश करे, दृढ़ निश्चय करके अपना कार्य पूरा करने की कोशिश करेगा तो उसे सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो आप अब्दुल कलाम जी की इन बातों का विशेष ध्यान रखें। जहाँ भी कदम रखें, जिस ओर भी आप कदम बढ़ाएं, वहाँ पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से काम करें और दृढ़ निश्चय होकर कार्य करोगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। उनका युवा लोगों से कहने का यही तात्पर्य है, यही उद्देश्य है कि आप अभावों में भले ही ज़िंदगी जी रहे हो, लेकिन आप कोई भी चीज़ पाने के लिए अभावित नहीं हैं। आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। ये होगा आपका अगला लेसन कि हम और हमारा आदर्श।